हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ IAS हिंदी चैनल के इस प्लेटफॉर्म पे। और हमने जो मुहिम शुरू की थी, जहां पे हम बाकायदा हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय से जुड़े सभी अंगों प्रत्यंगों पे बात कर रहे थे। हमने पाठ्यक्रम की बात की, हमने किताबों की बात की, हमने बाकायदा जो अच्छी स्ट्रेटजी हो सकती है उस पर बात की, और फिर हम सिलेबस शुरू कर चुके हैं, जहां पे प्रश्न पत्र 1 का खंड ख जो हिंदी साहित्य के इतिहास की बात करता है उसे हम शुरू कर चुके हैं। प्रश्न पत्र 1 खंड जो ख है उसमें हमने शुरुआत में बात की कि हिंदी साहित्य की प्रासंगिकता क्या है, उसके इतिहास का महत्व क्या है। साथ ही फिर हमने हिंदी साहित्य इतिहास लेखन को शुरू कर दिया था, जहां पे हमने अनौपचारिक लेखन की बात की थी। आज हम जो औपचारिक लेखन शुरू हुआ उसकी बात करेंगे, लेकिन अभी हम शुक्ल पूर्व युग यानी जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल से पहले की जो इतिहास लिखा गया हम उसकी बात करेंगे। और हम बात करेंगे, हम देखेंगे कि कैसे ये जिसे कहते हैं कि मैच्योर अवस्था की तरफ बढ़ता गया। ठीक है, तो आज हम शुरुआत करेंगे जो औपचारिक लेखन हुआ, जहां पे वास्तविकता में प्रयास किए गए। हालांकि प्रयास कितने सही कितने गलत हो तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन प्रयास किए गए, लिखित रूप से प्रयास किए गए, तो उनकी बात की जानी चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों इसके पहले मैं आगे शुरू करूं, आप सबको पता होना चाहिए कि 27 मई से, जो 27 मई भी आने वाली है, हिंदी साहित्य का नया बैच शुरू हो रहा है। आप विकास लाइव कोड का प्रयोग करके आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जो अगर आप ये वीडियो 15 मई से पहले देख रहे हैं तो हमारी समर सेल चल रही है, उस सेल का जरूर लाभ उठाएं। मात्र ये अभी तो ये 15,999 का आपको दिख रहा है, ये सबसे जिसे कहते हैं कि मैक्सिमम डिस्काउंट है। लेकिन अगर आप 15 मई के पहले इसको परचेज करते हैं तो मात्र 14,999 का ये पड़ेगा। तो विकास लाइव कोड का प्रयोग करना ना भूलें। इसमें सबसे खास बात क्या है कि इस कोर्स के साथ जो मैं यहाँ पे नोट्स लिखाता हूँ, जो यहाँ पे PPT रहती है, वो तो एज इट इज आपको लिखित मुद्रा में आपको मिल ही जाएगी। उसके साथ में आपको क्लास की हैंड रिटेन नोट्स मिलती है, जो योग्य जो कंटेंट राइटर्स हैं हमारे, वो क्लास के साथ साथ लिखते जाते हैं। ठीक है, उसके साथ में अच्छा खासा वैल्यू एडिटेड क्रक्स मटेरियल आपको मिलता है। साथ में हर सेक्शन के खत्म होने के बाद उसके PYQs का डिस्कशन होता है। PYQs के आंसर मैं कराता हूं, 1 to 1 चेक भी करता हूं, वर्तनी भी और आंसर भी। ठीक है, उसके साथ में हर सेक्शन के खत्म होने के बाद आपको टेस्ट सीरीज भी मिलती जाएगी। तो एक बहुत ही जिसे कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव सा कोर्स है। अगर आप यूपीएससी में अपने सिलेक्शन पक्का करना चाहते हैं और आप ऑप्शन को लेकर कंफ्यूज हैं, या अगर तय कर चुके हैं हिंदी लिटरेचर, तो आपको देर नहीं करनी चाहिए। 27 मई के इस बैच से आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, 1 से 4 का, दोपहर 1 से 4 का ये बैच रहेगा, जहां पे हम लोग बड़े ही मनोरंजक तरीके से हम हिंदी साहित्य को टारगेटेड अप्रोच के साथ कवर करेंगे, जहां पे हमारा टारगेट 300 प्लस अंकों का रहेगा। ठीक है, तो बात की जाए उसके बाद की, तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन को हम लोग कर रहे थे, और इस्तवार द ला लिटरेचर इंदुई ए हिंदुस्तानी ये अगर आप शुरुआत में पढ़े तो एक टंग ट्विस्टिंग वाक्य आपको लगेगा। ठीक है, लेकिन ये कोई टंग ट्विस्टर नहीं है, ये एक पुस्तक का नाम है, किताब का नाम है, जिसे गारसा द तासी जैसे महनी विद्वान ने लिखा, और इसे एक पहला औपचारिक प्रयास कहा जा सकता है भारत के जो हिंदी का जो साहित्य है उसके लेखन का, तो इसके इतिहास के लेखन का। ठीक है, तो पहला इसको प्रयास कहा जा सकता है। ठीक है, आप देख सकते हैं फ्रेंच विद्वान है गारसा द तासी। ठीक है, गारसा द तासी जो फ्रेंच विद्वान है, उन्होंने इसको लिखा। ठीक है, और इसका नाम आप बार बार याद कर लीजिएगा, इस्तवार द ला लिटरेचर इंदुई ए हिंदुस्तानी। ठीक है, तो थोड़ा सा आपकी जीभ जो है ना, वो जो आपका जो तालु है ना, वो थोड़ा सा पश्चिम भाग में जाता आपको दिखेगा, लेकिन कोशिश करनी है, कोशिशें कामयाब होती हैं। प्रयास करना है, उत्तर लिखना है ना, तो प्रयास करना होगा। ठीक है, तो ये फ्रेंच विद्वान गारसा द तासी इन्होंने लिखा। ठीक है, 1839 में ये आया। जो मेन बात थी वो हमको गारसा द तासी को समझना होगा, और फिर हम जो आगे हम आज जो डिस्कशन करेंगे वो आप समझ पाएंगे। बात की जाए गारसा द तासी की, तो गारसा द तासी का अगर इतिहास देखें, उनके ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम से देखें, तो कहीं ना कहीं एक व्यापारी इतिहास दिखता है। विभिन्न देशों में आना जाना, विभिन्न देश के व्यापारियों से मिलना, और खासकर जो अरब कंट्रीज के व्यापारी थे उनसे बहुत ज्यादा इनकी मुलाकात होती थी, और वो व्यापार में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं कि भाषाई डिस्कशन भी होता था। और जब भाषा की बात की जाए तो
इनके कॉन्शियस में, सब कॉन्शियस माइंड में जो लोग रह गए वो अरब और फारसी के लेखक रह गए। तो कहीं ना कहीं जब आप इस इतिहास को देखेंगे तो आपको हिंदी गौड़ दिखेगी, जो अरब और फारसी भाषा के लेखक जो भारत में आके जिन्होंने लिखा वो प्रमुखता से दिखेंगे। इसलिए कई बार इस बात पे विवाद होता है कि क्या इसको हिंदी भाषा के इतिहास में कंसिडर करना चाहिए। लेकिन अगर आप एक जिसे कहते हैं ना कि समग्रतावादी दृष्टिकोण से देखेंगे तो आपको ये चीज स्पष्ट रूप से नजर आएगी कि प्रयास तो था। प्रयास में कितनी सच्चाई थी, कितने सत असत तत्व थे, वो तो बात की बात है, लेकिन प्रयास तो था। तो ये फ्रांस के थे, फ्रेंच विद्वान थे, और फ्रेंच भाषा में ही इसको लिखा हुआ है। और आप उसका जो हिंदी तर्जुमा जो है वो तो बाद में पब्लिश हुआ, लेकिन इसका जो हिंदी देवनागरी लिपि में जो इसका जो नाम है ये याद जरूर कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण चीज है। बात की जाए उसके बाद की, तो हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन का ये पहला प्रयास हुआ। ठीक है, इसके पहले जब हम अनौपचारिक प्रयासों की बात कर रहे थे तो 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता और कालिदास हजारा आदि पुस्तकों की बात की। वे मुकम्मल रूप से उन्हें हम औपचारिक लेखन में नहीं रखते थे, उन्हें औपचारिक लेखन में रखा गया। प्रयास भी वो इतिहास लेखन की दृष्टि से नहीं किया गया था, कुछ संकलन की दृष्टि से किया गया था। तो हम संकलित काव्य उसको कह सकते हैं, ऐतिहासिक काव्य या इतिहास से जुड़ा काव्य, इतिहास लेखन वाला काव्य तो नहीं कह सकते। तो पहला जो प्रयास था वो गारसा दत्तासी द्वारा किया गया। बात की जाए प्रकाशक कौन था, द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमिटी आयरलैंड। आयरलैंड की जो ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमिटी थी वो प्रकाशक थी। ध्यान रखिएगा, आयरलैंड की ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी। और अभी इसकी अंग्रेजी तर्जुमा और हिंदी तर्जुमा पे थोड़ी थोड़ी हम लोग बात करेंगे इस पे। तर्जुमा से मेरा मतलब अनुवाद से, ठीक है। तो ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी जो थी आयरलैंड, वो इसकी प्रकाशक थी, ठीक है। और पहली बार हिंदी और उर्दू के कवियों के जीवन चरित्र को इसमें लिखा गया, और लगभग 3224 कवि लेखकों का विवरण इसमें हमको मिलता है। तो पहली बार हिंदी और उर्दू के कवियों का जीवन हमको इसमें देखने को मिलता है। निश्चित तौर पे उर्दू जो कि फारसी और अरबी भाषाओं से प्रेरित थी, और कहीं ना कहीं देखो, हिंदी और उर्दू दो बहनें हैं, दोनों भारत में पली बड़ी, लेकिन उर्दू पे अरेबिक इन्फ्लुएंस दिखता है, ठीक है, तो फारसी इन्फ्लुएंस दिखता है, इस वजह से उनको प्राथमिकता दी गई। तो उस भाषा के जो कवि थे वो ज्यादा थे और हिंदी भाषा के कवि बहुत कम थे। यद्यपि टोटल कवियों की संख्या आप देखो 3224 के अराउंड है। ये नंबर आपको कम ज्यादा दिखता प्रतीत होगा। हमने जो यूजीसी की जो हमारी जो बुक्स आती हैं, जो इग्नू की जो किताबें आती हैं, हमने उनको मूलमान कैसे लिखा है, तो नंबर आपको कहीं और कम ज्यादा मिले तो मायूस मत होइएगा, ठीक है। ये नंबर पे हमको नहीं बात करनी है, इस विद्वान गारसा दत्तासी और उसकी किताब पे हमें बात करनी है, ठीक है। बात की जाए इसके आगे की, तो मूलतः फ्रांसीसी भाषा में रचित था, ठीक है, फ्रेंच लैंग्वेज में ये लिखा हुआ था, ठीक है। इसका तर्जुमा जब हिंदी में आया तो हमने इसे पढ़ा, यद्यपि इंग्लिश में भी इसको इसका अनुवाद प्रकाशित हुआ था, ठीक है। खैर, 2 संस्करणों में ये प्रकाशित हुआ है, ठीक है, चूंकि बड़ा ग्रंथ था, 3224 कवि लेखकों की बात थी, तो 2 संस्करणों में इसको प्रकाशित किया गया था। और प्रथम संस्करण जो था वो 2 भागों में, प्रथम भाग 1839 में और द्वितीय भाग जो था 1847 में क्या कहते हैं प्रकाशित हुआ। द्वितीय संस्करण जो था वो 3 भागों में, प्रथम 2 1870 में और जो तीसरा भाग था वो 1871 में प्रकाशित हुआ। किसका? इस्तवार दिल्ला लिटरेचर इंदुई ए हिंदुस्तानी। टफ नाम है, याद करना होगा। गारसा दत्तासी की किताब, जहां पे 3224 कवि लेखकों की बात की गई। मुख्यतः उसमें वो उर्दू के कवि थे, सेकेंडरी उसमें हिंदी के कवि थे, और इस वजह से हिंदी भाषा के चूंकि कवि कम थे, तो कई बार ये आक्षेप लगता है कि एक्चुअली में ये हिंदी भाषा का साहित्य न करके भारत की दृष्टि पे बने जो साहित्य, भारत की जो धरती पे बने जो साहित्य थे, उनके इतिहास को कहा जाना ज्यादा उचित प्रतीत होता है। और बात की जाए अगर इसकी, तो काल विभाजन नहीं है, एक बड़ी समस्या है। याद कीजिए, जब हम हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की बात कर रहे थे तो कुछ बिंदु पे हमने बात की कि अगर तथ्य सम्मत वो है कि नहीं है, प्रामाणिक है कि नहीं है, इन बिंदुओं को हमको देखना होगा। हमें काल विभाजन को देखना होगा, हमें काल विभाजन के नामकरणों को देखना होगा, हमें यह देखना होगा कि इन्हें इतिहास बोध है कि नहीं, हमें यह देखना होगा इन्हें साहित्य बोध है कि नहीं। और अगर इस पुस्तक की बात की जाए तो इसमें कुछ आपको कमियां दिखेंगी। अगर उन कमियों की मैं बात करूं तो क्या क्या कमियां आपको दिखती हैं मोस्टली अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमको इसमें जैसा भी देखा कि काल विभाजन नहीं है, तो काल, एक मिनट, खुद बातें पतला है, ठीक है।
कहीं ना कहीं काल विभाजन की समस्या दिखती है हमें, नंबर एक। नंबर दो, अगर देखा जाए तो जो इतिहास बोध है ना, इतिहास बोध और साहित्य बोध जो है उसकी थोड़ी कमी लगती है। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि इसको एक को आपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसको सेट कर दिया, ठीक है, इसको आपने वर्ण क्रम हिसाब से सेट कर दिया। वर्ण क्रम हिसाब से सेट करने से निश्चित तौर पे इसका इतिहास वो चला जाता है। और फिर जब आप हिंदी साहित्य का इतिहास लिख रहे हैं या भारत का इतिहास, भारतीय साहित्य का इतिहास लिख रहे हैं, तो उसमें अरबी या फारसी जो कवि हैं उनको प्रमुखता देना बजाय हिंदी कवियों के आपके साहित्य बोध को भी चुनौती देता है। और इसीलिए जब हम गारसा दत्त तासी केस की निश्चित तौर पे बड़े उपमान सेट किए, बड़े प्रतिमान सेट किए, लेकिन अगर किसी चीज की कमी है तो समालोचनात्मक पहलू से हमें उनकी बात करनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं काल विभाजन नहीं है, इतिहास बोध नहीं दिखता, साहित्य बोध नहीं दिखता, और जब काल विभाजन नहीं है तो काल का नामकरण भी नहीं है। बस अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे लिख दिया, अब आप देखो उसमें कितना सही कितना गलत है, ठीक है। तो काल विभाजन हमें नहीं दिखता, ठीक है। और क्या है? काल क्रमानुसार लेखक परिचय युगीन प्रवृत्तियों का वर्णन नहीं है। युगीन प्रवृत्तियां क्या होती हैं? ये वही युगीन प्रवृत्तियां हैं जब आप इतिहास बोध आपको रहता है और साहित्य बोध रहता है, तो आपको पता रखता है, आपको पता चलता है कि जब भक्ति काल में जब आपको प्रबंध काव्य भी दिख रहे हैं, मुक्तक भी दिख रहे हैं, लेकिन जब रीति काल में आते हैं तो परंपरा कहां की चलती है, या भक्ति काल में भी कबीर दास किस परंपरा के कवि हैं, फिर वो नाथ कवियों से जुड़ते हैं। तो ये जो दो कालों के बीच का जो संक्रमण काल होता है, या दो कालों को जोड़ने की जो गुत्थी होती है ना, वो तभी सुलझ सकती है जब आप युगीन प्रवृत्तियों को समझेंगे। युगीन प्रवृत्तियों को समझेंगे, जैसे कि युगीन प्रवृत्तियों को समझने का एक क्लासिक केस बताता हूं। जब आप कालों का नामकरण देखेंगे, जब अभी शुक्ल जी पे आएंगे, तो वहां पे एक विवाद उत्पन्न हो जाता है कि जो नाथ और सिद्ध कवि हैं, क्या इनको आदिकाल में रखना उचित है? इस पे शुक्ल जी आपत्ति दर्ज करते हैं। वो कहते हैं नहीं, अभी आएगा डिस्कशन में हम लोग करेंगे उसको। वो कहते हैं कि यार वो थोड़ा सा धार्मिक साहित्य है, अपने संप्रदाय के को क्या कहते हैं प्रचार करने के लिए उन्होंने वो लिखा। लेकिन अगर वो धार्मिक है तो फिर जो तुलसीदास जिनको आप बहुत पसंद करते हैं, उनका लिखा रामचरितमानस भी धार्मिक कहलाएगा, वो भी एक संप्रदाय विशेष का प्रचार कहलाएगा। सूरदास के साथ भी बहुत सारी चीजें कही जा सकती हैं। इसलिए युगीन प्रवृत्तियों को समझना और उस आधार पे उस युग का इतिहास लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर, शुक्ल जी में कुछ बिंदुओं पे आप असहमत हो सकते हैं और वहां पे कह सकते हैं कि युगीन प्रवृत्तियों का उन्होंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन यहां पे तो युगीन प्रवृत्तियों का बिल्कुल इग्नोर किया गया था। इसलिए जैसे एक और बात मैं उदाहरण बताता हूं, जब आप रीतिकाल की बात करेंगे तो वहां पे आप केशव दास में देखेंगे कि कहीं ना कहीं लाक्षणिक ग्रंथ जैसा उन्होंने बहुत कुछ नहीं लिखा है लक्षण ग्रंथ, पर जो लाक्षणिक ग्रंथ की प्रवृत्ति या जो अलंकारिकता आपको बिहारी में दिखेगी, वो आपको केशव दास में नहीं दिखेगी। लेकिन केशव दास के साथ वहां पे बात क्या खड़ी हुई थी कि केशव दास ने बड़ा यूनिक लिखा, उन्होंने सबसे हट के लिखा, लीक पे चल के नहीं लिखा। लेकिन बिहारी के साथ क्या है कि उन्होंने एक लीक को फॉलो किया, बैती गंगा में हाथ धोआ, तो अलंकारिकता भी दिखती है, लक्षण ग्रंथता भी दिखती है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं, लक्षण ग्रंथ क्या होते हैं, प्रबंध काव्य क्या होते हैं, मुक्तक काव्य क्या होते हैं, हमें आगे जैसे जाएंगे तो पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो काल क्रम अनुसार लेखक नहीं, इन्होंने अल्फाबेटिकली इनको सेट कर दिया था, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार हिंदी उर्दू के कवियों का विवरण था, जिनसे 72 कवि हिंदी के थे। जो 3224 में मात्र 72 कवि हिंदी के थे, जो अपने आप में बताता है कि ये भारत के साहित्य का इतिहास तो नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर भारत के साहित्य का इतिहास होता तो हिंदी कवि और ज्यादा हो सकते थे। और 1839 में था, मतलब तब तक ठीक ठाक लोगों ने रचना कर ली थी। तब तक सूर, तुलसी, कबीर, बिहारी, रसखान, मीरा, जायसी, ये सब लोग आ चुके थे। अगर इनका वर्णन नहीं मिल रहा है, इसका मतलब दिक्कत है आपके साहित्य में, इसका मतलब आपके साहित्य उतना क्लियर नहीं है। और फिर आप सोचो, मैं कई बार इस बात को बता चुका हूं कि अगर आपको ऐसा लगे कि आपको जो बिहारी बी से आते हैं, बिहारी आपको पहले मिले, ठीक है, उसके बाद आपको कवि चंद बरदाई सी आपको उसके बाद में दिखे, और फिर बाद में उसके बाद कबीर उसके बहुत नीचे दिखे, तो ये क्या आपको पहले बिहारी पढ़ना है, फिर चंद बरदाई पढ़ना है, फिर कबीर पढ़ना है? कोई भी इसमें रिलेशन आप नहीं निकाल पाएंगे। इतिहास बोध तो आपका शून्य हो जाएगा, इतिहास आपको बिल्कुल नहीं क्लियर होगा। जब इतिहास नहीं क्लियर होगा तो युगीन परिस्थितियां नहीं पता चलेंगी, युगीन पृष्ठभूमि नहीं पता चलेगी, आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक पृष्ठभूमि आप नहीं रिलेट कर पाएंगे, और फिर कैसे आप इतिहास समझ पाएंगे? भगवान मालिक है। इसलिए इस पे थोड़ा सा इशू क्रिएट होता है। खैर,
डॉक्टर लक्ष्मी सागर वारसे द्वारा हिंदी रचनाकारों के संबंधी विवरण हिंदुई साहित्य का इतिहास शीर्षक से हिंदी में अनुदित यानी हिंदी में उसको अनुवाद किया गया और 1952 में प्रकाशित किया गया। तो क्या है, लक्ष्मी सागर वारसे द्वारा हिंदी रचनाकारों संबंधी जो विवरण है, जो हिंदी रचनाकारों की जिन्होंने बात की, जिन 72 कवियों को यहाँ पे नाम दिया हुआ है, इसको जो बात की गई थी ये 1952 में प्रकाशित हुआ और लक्ष्मी सागर वारसे साहब ने इसको इसका अनुवाद किया था। ठीक है, तो ये था। खैर, उसके बाद एक और है किताब तास्किरा ई शूरा ए हिंदी। ठीक है, मौलवी करीमुद्दीन का है और उर्दू भाषा में पहली बार प्रयास किया गया। 1848 ईस्वी की में ये प्रकाशित हुई, उर्दू भाषा में पहली बार प्रयास किया गया। ठीक है, दिल्ली कॉलेज द्वारा प्रकाशित, ये उर्दू भाषा में लिखा हिंदी साहित्य का इतिहास है। ठीक है, इंडियन जो साहित्य है उसका इतिहास है। ठीक है, 1004 कवियों का परिचय है, जिसमें से 62 कवि हिंदी के थे। तो फिर से यहाँ पे भी निराश करती है, हालांकि रेशियो इसमें थोड़ा सा बेटर है। तो जो गारसाद तासी जहाँ पे 3224 में से 72 कवि थे, यहाँ पे अगर देखा जाए तो 1004 में से 62 कवि हिंदी के थे। उतना निराश नहीं करते, लेकिन निराश करती है। लेकिन चूंकि उर्दू भाषा में लिखित था और आप देखिए कि मौलवी करीमुद्दीन साहब ने लिखा है, तो इस बात का अंदेशा लग जाता है कि जो उर्दू आदि भाषा के जो कवि थे या उस तरह के जो कवि हैं उनका ज्यादा मेंशन होगा, हिंदी का कम मेंशन होगा। लेकिन प्रयास किया गया और लिखित प्रयास किया गया। ठीक है, और कालक्रम का इसमें ध्यान रखा गया, ये बहुत अच्छी बात हुई है। तो कालक्रम के हिसाब से अगर कोई प्रयास किया गया, सार्थक प्रयास किया गया, तो यहां पे दिख सकता है। यद्यपि उस सार्थक प्रयास में कुछ त्रुटियां थी, कुछ कमियां थी, उनकी बाद में हमने जिक्र किया, उसको वो बात की बात है। पर सार्थक प्रयास किया गया, कालक्रम के हिसाब से प्रयास किया गया, वो ज्यादा जरूरी है। इतिहास पोत दिखा है इसमें। ठीक है, बात की जाए इसके बाद की, तो तबका शुरा भी इसको कहा जाता है। बिल्कुल, इसका एक अलग नाम क्या है, तबका शुरा इसको कहा जाता है, एक अलग नाम है। वैसे तास्किरा ए शूरा ए हिंदी इसका नाम था किताब का, लेकिन एक नाम ये भी है जो अक्सर फेमस है, बहुत ज़्यादा इसकी बात होती है। तो एक प्रयास ये किया गया। बात किया जाए उसके बाद की, तो कहीं ना कहीं भाषा काव्य संग्रह। ठीक है, भाषा काव्य संग्रह अगला एक प्रयास था जो महेश दत्त शुक्ल ने 1873 में किया। ठीक है, तो करीमुद्दीन का अगर आप देखेंगे, करीमुद्दीन वाला जो बात करता 1848 में, याद कीजिएगा 39 में गारसाद तासी, 48 में करीमुद्दीन। ठीक है, 48 में 48 में करीमुद्दीन। उसके बाद अगर देखा जाए तो भाषा काव्य संग्रह, ठीक है, और 1873 में महेश दत्त शुक्ल ने प्रयास किया। ठीक है, नवल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित और हिंदी में पहला प्रयास था ये। ठीक है, हिंदी भाषा में रचित हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी प्रथम ग्रंथ था। तो हिंदी भाषा में पहला प्रयास करने का फिर क्या कहते हैं, जो उपादेयता जाएगी, जिसकी बधाई दी जानी चाहिए, वो महेश दत्त शुक्ल जी को दी जानी चाहिए। भाषा काव्य संग्रह का उन्होंने जो पब्लिकेशन किया, ठीक है, 1873 ईस्वी में। ठीक है, और नवल किशोर प्रेस जो थी लखनऊ, वहां से ये प्रकाशित था। ठीक है, बात की जो उसके बाद की, तो शिव सिंह सरोज को अगर देख लें तो ठाकुर शिव सिंह सेंगर थे, इनकी किताब थी शिव सिंह सरोज। 1883 में, देखो ये जब इसकी हमने बात की, यहाँ पे जब हमने यहाँ पे बात की तो 1873 में, उसके 10 साल बाद 1883 में हमको ये शिव सिंह सरोज नामक ग्रंथ दिखता है। ठाकुर शिव सिंह सेंगर जो थे वो इसके रचयिता थे, लेखक थे, जिसमें उन्होंने इतिहास लिखा। 1003 भाषा कवियों का विवरण है। अभी थोड़ी देर पहले हमने 1004 का नंबर देखा था, तो 1003 भाषा कवियों का इसमें विवरण है। और पूर्वार्ध में 838 कवियों की रचनाओं के अंश तथा उत्तरार्ध में 1003 कवियों के, मतलब 2 इसके वर्जन थे। पहला वाला जो वर्जन था, जिसको बाद में इन्होंने वापस ले लिया था, जो प्रमुख जो मेन वर्जन था, जो उत्तरार्ध में छापा, उसमें 1003 प्रॉपर कवियों का था। इसमें कई सारी त्रुटियां थी, तो इसको वापस लेके 1003 में दोबारा जो उत्तरार्ध में इन्होंने जो कवियों के जीवन का परिचय दिया, जिसका नाम शिव सिंह सरोज रखा इन्होंने, और 1883 में पब्लिश था। लेकिन जो दूसरा वाला था, वो 1003 वाला, वो मानक माना गया, वो मेन माना गया। ठीक है, बात की जाए उसके बाद की, तो इन्होंने वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया, जिसे कहते हैं ना कि वापस से एक आदमी घोड़े पे चढ़ गया था, वापस ये गधे पे चढ़ गए। खैर, मतलब कालक्रम के हिसाब से जहां लिखना चाहिए था, जो उसको वरीयता दी जानी थी, वापस ये वर्णानुक्रम पे आ गए, अ आ इ ई क ख ग घ के हिसाब से लिख दिया। फिर से वही बात कि आप जब कबीर की बात करेंगे, ठीक है, अब देखिए ये कबीर है, ठीक है, ये है जायसी, ठीक है, और है बिहारी। ठीक है, तो आप बिहारी की बात करते हैं, या अगर मैं बात करूं गोरखनाथ की, ठीक है, गोरखनाथ की, तो गोरखनाथ जो हैं वो निश्चित तौर पे अगर देखा जाए तो अगर कबीर की बात कर ली जाए तो कबीर के पहले इनको पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर वर्णक्रम के हिसाब से रख देंगे तो कबीर पहले आ जाएंगे, फिर गोरखनाथ आ जाएंगे, फिर वही बात, फिर ढाक के 3 बात। ठीक है,
तो एक हमारी कहावत है कि फिर बैतलवा डरिए के डार, तो फिर वापस वही चीज़ होती जा रही है ना। तो कहीं ना कहीं अच्छी बात है कि आपने प्रयास किया, लेकिन हिंदी में प्रयास किया, लेकिन फिर वर्णानुक्रम पद्धति के साथ प्रयोग किया, कालक्रम के हिसाब से नहीं लिखा, वर्णक्रम के हिसाब से लिखा, जो बहुत अच्छी बात नहीं है। काल विभाजन में नामकरण नहीं मिलता है, तो जब हम यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स की बात की कि काल विभाजन नहीं है, इतिहास बोध निश्चित तौर पे नहीं है, साहित्य बोध हो सकता है लेकिन इतिहास बोध तो नहीं दिखता है। अगर इतिहास बोध दिखता तो कालक्रम के हिसाब से ये इस इतिहास को लिखते, साहित्य के इतिहास को लिखते, ठीक है। और उसके बाद क्या बातें हैं, कुछ बातें, ठीक है। आचार्य शुक्ल ने इसे कवि वृत्त संग्रह कहा है। देखो आचार्य शुक्ल ना लगातार एक को कवि वृत्त संग्रह, एक बढ़िया कवि वृत्त संग्रह, एक संपूर्ण कवि वृत्त संग्रह, इस तरह से उपमाएं जुड़ते जाएंगे। नाम पे मत जाना, फोकस करना, आचार्य शुक्ल क्या कह रहे हैं उसको थोड़ा सा ध्यान देते जाना, ठीक है। तो इसे उन्होंने क्या कहा, कवि वृत्त संग्रह कहेंगे, एक को बड़ा कवि वृत्त संग्रह कहेंगे, फिर एक को इस और बड़ी उपमा देते जाएंगे, ठीक है। तो इसे कवि वृत्त संग्रह कहा। एक और बात कि शिव सिंह सरोज और इनके पहले जिन साहित्यकारों की बात मैं करता जा रहा हूं, उनका डेट याद करने के पीछे ना पड़ेगा, क्रम याद हो जाए तो ठीक है। कौन किस लिए ज्यादा प्रसिद्ध है, कौन हिंदी का पहला है, कौन अब जैसे अभी ग्रियर्सन आएंगे वो अंग्रेजी के पहले हैं, और उसके बाद तो इतिहास एकदम जिसे कहते हैं कि एकदम वर्तमान स्वरूप में आने लगा था, ठीक है। तो ग्रियर्सन अंग्रेजी के थे, उर्दू के कौन थे, करीमुद्दीन थे, हिंदी में कौन थे पहले, अभी थोड़ी देर पहले मैंने जिनकी शुक्ल जी की बात की थी, शुक्ल जी नहीं, क्या पढ़ाते पढ़ाते कभी कभी इतना सैचुरेशन आ जाता है कि आप खुद ही भूल जाते हो कि, ठीक है। मौलवी करीमुद्दीन से पहले अगर आप देखेंगे यहाँ पे, नहीं, हाँ, महेश दत्त शुक्ल की बात मैं कर रहा था, शुक्ल जी ही थे, पर कंफ्यूजन ना हो तो महेश दत्त शुक्ल पे वापस आना जरूरी था, क्योंकि जो आचार्य शुक्ल जी का नाम लिया जाए तो फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी समझ लीजिए, ठीक है। तो पहला हिंदी का प्रयास इनका था, उर्दू का प्रयास भी हमने देखा, फिर ये प्रयास देखा, शिव सिंह सरोज जी का प्रयास देखा, ठीक है। खैर बात की जाए उसकी बात की तो वर्णक्रम पद्धति का प्रयोग था, काल विभाजन नामकरण नहीं दिखता है हमको उसमें। आचार्य शुक्ल ने इसे कविवृत्त संग्रह कहा है, और आदिकाल की प्रारंभिक सीमा इन्होंने लगभग 7वीं शताब्दी के अराउंड मानी है। तो चलो आदिकाल की जो प्रारंभिक सीमा है इस पर बहुत विवाद भी होता रहा है, और फाइनली हम क्या मानेंगे ये आगे देखेंगे। शुक्ल जी क्या कहते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं, बाद के इतिहासकार क्या कहते हैं, उस पर हम अभी आएंगे। और फिर हम लोग क्या पढ़ते हैं वो अलग बात है, ठीक है। और क्या है, कवि पुष्प या जो पुंड है या पुष्पबदंत है, हिंदी को क्या कहते हैं, हिंदी का इन्होंने इनको प्रथम कवि माना। और हिंदी के प्रथम कवि पे बहुत विचार है कि कभी कोई पुष्प या पुंड या पुष्पदंत है, कोई इनको मानता है, कोई लुइपा को मानेगा, कोई सरहपा को मानेगा, बहुत सारे, मतलब ये एक डिबेट है जो चलेगी, और फाइनली कौन सही माना जाएगा ये आप पे छोड़ दिया जाएगा। इसलिए कहते हैं कि इतिहास को बड़ा सजग होकर आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये यहां तक जो हमने पढ़ा, यहां तक हमने हिंदी साहित्य के औपचारिक इतिहास लेखन को तो पढ़ा, लेकिन ये औपचारिक इतिहास लेखन में बहुत सारी समस्याएं थी। बहुत बड़े स्तर पे जो समस्याओं का जो निराकरण हुआ वो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन जो थे उनके लिखे जो इतिहास था उसके द्वारा हुआ। वो क्या था, उसके बाद मिश्र बंधु ने क्या किया, उसके बाद शुक्ल जी ने क्या किया, ये अगली कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक आप क्या कीजिए, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, स्कैन करके इससे जुड़ जाइए और कोशिश कीजिए कि इन वीडियोस को मिस ना कीजिए। अगर आप किसी तरीके से हमारे क्लासेस से नहीं जुड़ पा रहे हैं तो इन वीडियोस को जरूर देखिए, और अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो n नंबर ऑफ फीचर्स बहुत ज्यादा हैं उसमें, मतलब अच्छे फीचर्स बहुत सारे हैं। 1-to-1 मैं गाइडेंस देता हूं, मैंने फिर से बताया 27 में से बैच शुरू हो रहा है। शुरुआत में जो मैंने बताया उन फीचर्स का ध्यान रखिए। अगर आप ग्रुप में जुड़ना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम। 27 मई से बैच शुरू हो रहा है, ठीक है। बाकी स्टडी IQ देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदी साहित्य से जुड़े और किन विषयों पर आप वीडियो देखना चाहते हैं हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।